आइए सुनते हैं आज की कहानी आटवा और टिटवा। एक था गांव। उस गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था आटवा और दूसरे का टिटवा। आटवा था बड़ा तो टिटवा था छोटा। आटवा था अक्लमंद तो टिटवा था थोड़ा बावला। तो दोनों भाई खेती बाड़ी करके अपना उदर निर्वाह करते थे। एक दिन होता क्या, हमेशा की तरह आटवा हल लेकर खेत में जाने के लिए निकलता है। जाते वक्त वो टिटवा से कहता है, टिटवे, मेरे पीछे तुम मड़वा की कांजी लेकर खेत में आना। ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर आटवा खेत में जाता है। इधर टिटवा आपिल पकाता है और उसे लेकर खेत में जाता है। खेत में जाकर वो क्या करता है कि माथे पर से आबिल का मटका उतारता है और नजदीक के एक पेड़ की टहनी पर टांगता है। बाद में एक पत्थर लेकर उसमें एक छिद्र करता है तो उस मटके से झरझर आंबील नीचे गिरने लगती है। आंबील नीचे गिरने पर वो भाई को आवाज देता है, भाई आमिल खाने आ जाओ, भाई आमिल खाने आ जाओ। तब आटवा हल थामकर आमिल खाने के लिए मटके के पास आता है। आकर वो आमिल निकालने के लिए मटके में हाथ डालता है तो देखता है कि एक भी बूंद आमिल मटके में नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। टिटवे, यहां से घर चले जाओ। तो टिटवे को भाई का बर्ताव बुरा लगता है और उसे रोना आ जाता है। वो रोते रोते घर जाता है। दूसरे दिन होता क्या है कि आटवा टिटवे की मां एकदम बिस्तर पकड़े हुए थी। उसके पूरे शरीर में जख्म हो गए थे। उन जख्मों पर मक्खियां गोगो करके बैठ रही थी। सुबह जब हल लेकर खेत में जाने के लिए आटवा निकला तो उसने वो दृश्य देखा। उसने भाई से कहा, अरे टिटवे, तुम आज खेत पर मत आना। यहां बैठकर मां के शरीर पर जो मक्खियां बैठ रही हैं उन्हें मारना। ठीक है भाई, टिटवा बोलता है। टिटवे को सूचना देकर आटवा खेत पर जाता है। उसके जाने के बाद टिटवा हाथ में एक बड़ा डंडा लेता है और मां के तकिए के नजदीक बैठ जाता है। इतने में एक मक्खी आकर मां की नाक पर बैठ जाती है। टिटवा उसे देखता है और कहता है, अरे चोरनी, मां की नाक पर बैठी है क्या? चखाता हूं मैं तुझे मजा। हाथ में जो डंडा था उसको वो जोर से मक्खी पर मार देता है। उससे होता यह है कि मक्खी उड़ जाती है और डंडा नाक पर लगते से मां मर जाती है। पर मूर्ख टिटवे को यह बात समझ में नहीं आती। उसने एक मक्खी मार दी। इस गर्व से वो सीना तानकर भाई के आने की राह देखने लगता है। कुछ समय पश्चात आटवा घर आता है तो टिटवा दौड़कर दरवाजे पर ही अपना पराक्रम भाई को बताता है। भाई भाई, मैंने मां की नाक पर बैठी मक्खी को मार दिया। आटवा तुरंत मां के पास जाकर देखता है तो मां कहां है? वो तो मर गई है। आटवे की सहनशीलता अब जवाब दे जाती है। वो बहुत क्रोधित होता है और कहता है, तुम्हारे कारण मां तो मर गई। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ इस घर से अपना काला मुंह लेकर। आटवा टिटवे को घर से भगा देता है। भाई द्वारा घर से भगाने के बाद टिटवा जो रास्ता मिलता है उसी रास्ते पर रोते रोते चलने लगता है। वो चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचता है। उस घने जंगल में उसे एक घर दिखाई देता है। घर एकदम बड़ी हवेली जैसा था। वो उधर जाता है तो घर का दरवाजा उसे खुला दिखता है। वो घर में प्रवेश कर जाता है पर एकदम सुनसान था। वहां कोई नजर नहीं आता। टिटवे को बड़ी भूख लगी थी तो वो घर में घुसकर खाना खोज रहा था। ढूंढते ढूंढते उसे एक कमरे में हड्डियों के ढेर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर टिटवा बेहद घबराता है। जरूर यहां घर तो किसी राक्षस का है, वो सोचता है। ठीक उसी समय जोर जोर से गर्जना करते राक्षस घर में प्रवेश करता है। उसकी आवाज सुनते ही टिटवा के हाथ पैर लटपटाने लगते हैं। अब क्या करे, वो सोचता है और सामान रखने की पर छत्ती पर चढ़कर छिप जाता है। तो राक्षस को घर में प्रवेश करते ही नर मानव के शरीर की गंध आती है। वो एकदम उत्तेजित होकर आवा आवा करके
अपना मुंह इतना बड़ा खोलकर उसे ढूंढता है। सब कमरे ढूंढने के बाद राक्षस परछत्ती के नजदीक पहुंचता है तो टिटवा क्या करता है कि उसके नजदीक ही एक डिब्बा था, वो डिब्बा जोर जोर से बजाने लगता है। राक्षस ये सुनकर एकदम डरता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसी आवाज है, कौन है वहां, ये किसकी आवाज है। राक्षस पूछता है तो टिटवा अपनी आवाज बदलकर जोर से बोलता है, मैं हूं राक्षस का भाई बरकेस। वो सुनते ही राक्षस और भी डर जाता है। सोचता है यदि वो मेरा भाई है तो मुझसे बड़ा ही होगा। वो कहता है, यदि तुम मेरे भाई बरकेस हो तो अपना पेट बजाकर दिखाओ। अब टिटवा वो डब्बा पहले से अधिक जोर जोर से बजाने लगता है तो उसकी आवाज जोरदार सुनाई देती है। राक्षस और भी घबराता है। वो अब कहता है, अपना एक दांत दिखाओ मुझे। टिटवा अब क्या करता है कि परछत्ती पर लोहे का एक हल था, वो उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। ओ मां, कितना बड़ा दांत! राक्षस के पेट में गोला आता है। फिर भी वो हिम्मत करके कहता है, अपना कान दिखाओ मुझे। तो टिटवा वहां से एक छाछ निकालकर नीचे फेंकता है। उसे देखकर राक्षस के पैर लटपटाने लगते हैं। वो सोचता है, यदि बरकेस की आवाज इतनी बड़ी, दांत इतना बड़ा, कान इतना बड़ा है तो पूरा राक्षस कितना बड़ा होगा। वो बरकेस के बारे में जानने की आखिरी कोशिश करता है। पूछता है, यदि तुम सच में बरकेस हो तो अपना एक बाल दिखाओ मुझे। टिटवा परछत्ती पर जो बड़ी सी रस्सी थी वो उठाकर नीचे फेंकता है। उसे देखकर राक्षस एक पल भी वहां नहीं ठहरता। सिर सलामत तो पगड़ी 50, ऐसा सोचकर वहां से दूसरे जंगल में 9-11 हो जाता है। टिटवा कुछ समय तक राक्षस के पास वापस आने की राह देखता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो अब वापस नहीं आने वाला तो परछत्ती पर से नीचे उतरता है और पूरा घर घूमता है। देखता क्या है, एक कमरे में चावल, एक कमरे में गेहूं, एक में चीनी, एक में चने, एक में दाल, पूरा घर अनाज और धान से भरा हुआ है। और तो और एक कमरा पूरा मोहरों और सोनों से भरा हुआ था। देखकर टिटवा खुशी से पागल सा हो जाता है। वो क्या करता है कि हवेली के मुख्य द्वार को ताला लगाता है और जल्दी जल्दी चलकर घर आता है। घर आकर वो अपने बड़े भाई आठवे को सब बताता है। आठवे को टिटवे की बात पर विश्वास नहीं होता। तुमने भगाया राक्षस को, तुमने? उसे हंसी आ जाती है। सच भाई, मैंने सचमुच भगाया है राक्षस को। अब उसका घर हमारा है। हम इस झोंपड़े को छोड़कर वहीं जाकर रहेंगे। टिटवा इतना जोर देकर कह रहा था तो जाकर सच क्या है ये देखूंगा। ये सोचकर आठवा टिटवे से कहता है, चलो दिखाओ मुझे वो हवेली। हवेली देखने के बाद ही मैं तुम्हारे कहने पर यकीन करूंगा। चलो मेरे साथ। टिटवा आठवा को जंगल में ले जाकर वो हवेली दिखाता है। हवेली देखकर आठवे को भाई के कहने पर विश्वास हो जाता है। वो बोलता है, टिटवे मेरे भाई, तुम इतने होशियार हो, मैं तो तुम्हें बावला समझता था। मैंने तुझे पर गुस्सा करके तुझे घर से निकाला, मुझे माफ कर देना। आठवे ने हाथ जोड़े तो टिटवा दौड़कर उसके हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। तुम्हारी कोई भूल नहीं है, भूल मेरी थी। मेरी वजह से हमारी माँ मर गई, माफ़ी तो मुझे मांगनी है। पर अब क्या करें, माँ तो वापस नहीं आने वाली। अब हम दोनों इस हवेली में सुख से अपना जीवन बिताएंगे। अब ये हवेली हम दोनों की है। तुम्हें अब खेत में काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम शांति से घर में बैठना। उसके बाद आठवा और टिटवा उस हवेली में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वे दोनों शादी करते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं। उनके साथ दोनों अपना जीवन सुख शांति से बिताते हैं।